चलो ठीक है, देखो ये जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसके न्यूमेरिकल्स थे, हमें लग रहा है 32 तक कर लिए गए थे, 31 से 32 तक। तो आज क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 में से ये देखो, क्वेश्चन ये लिखा है, पूरी तरह से छपा है आपके पास, बस इसको पढ़ना है। कह रहे यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। सी और डी के बीच विभवांतर, यहाँ पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब विभवांतर से पहले हमें क्या करना होगा, देखो हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता पहले पूरी निकालते हैं। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालेंगे। सबसे पहला काम, जितने संधारित्र लगे हैं उन सब में आपको क्या करना होगा, धारिता निकाल लेना होगा। ये पहला काम है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखो, यहां से मैं लिखता हूं, नाम दे दें इधर पहले, फिर इसके बाद करें। देखो अगर इसका नाम हम, अच्छा ये 1 2 3 4 दिख रहा है ना, 1 2 3 4, मतलब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। C1 C2 C3 C4। अगर मैं आपसे पूछूं C2 C3 C4, ये बोलो C2 C3 C4 किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में। कैसे पहचानेंगे, इधर देखो, ये एक चित्र मैं बनाकर इधर समझा रहा हूं। इसी चित्र को मैं इधर बना देता हूं और फिर समझा देता हूं। ये है 6, ये है 6 और ये भी है 6 माइक्रोफैराड और ये भी है 6 माइक्रोफैराड। समझिए जरा, मैंने ये समझाया था एक लाइन में जितने भी लगे होंगे वो सब किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर मैं इस पॉइंट ए और बी, जिन बिंदुओं की बात हो रही है पहले उनकी बात करेंगे, ए और बी है मेन बिंदु, एक इधर है सिरा और एक ये सिरा, तो इनके बीच सिरे के ध्यान देंगे। सी और डी को पहले इग्नोर कर दो पूरी तरह से। अब ये बताओ, जब ए से चलोगे तो इस पॉइंट में आने से पहले दो रास्ते, यहाँ पर आने के बाद दो रास्ते, या तो इधर निकल जाओ या तो इधर निकल जाओ, है ना। लेकिन अगर आप इस रास्ते में घूमेंगे तो देखो ये रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही यहाँ तक है कि नहीं है, मतलब ये वाले तीन के तीनों एक ही लाइन पे लगे हुए हैं। अब एक लाइन पे लगे मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ये अलग है। तो बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 1 2 3 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी, सॉरी 2 3 4 है उसमें, तो 2 3 4 मान लेना। ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या मैं मिटा दूं अभी से, समझ जाएंगे ना। C2 C3 C4 श्रेणी में है। लिखते हैं C2, C3, C4 श्रेणी में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आप कर सकते हो तो उन्हें घर में करिएगा जरूर। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/c डैश इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समझ गए, यही तो लिखाया था। श्रेणी वाले में बटे में होता है संधारित्रों के लिए, और समांतर में बिल्कुल सीधा सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए जरा, 1/c डैश। C1 की वैल्यू कितनी बोलो, 6 6 6, तीनों की 6 6, तो 6 फिर 6 और फिर 6, तो टोटल कितनी बटे 6, 3/6। तो 3 1 के 3, 3 दूने 6, 1/2। बताओ 1/c डैश के माने 1/2 है, तो क्या c डैश की वैल्यू 2 लिखा जा सकता है। इतना समझ आ गया होगा। अगर ये 1/6 1/6 3 बार, तो 3/6 भाग करोगे, 3 1 के 3, 3 दूने 6, 1/2 अपोजिट करोगे तो 3 आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक। अब सोचो जरा, इसका नया एक चित्र दिमाग में जनरेट करो, वो कुछ इस तरह बन के आएगा। समझाया था जिनको हल करना उनकी जगह में केवल एक सिंगल लगा देना, बाकी सब के सब हटा देना। तो इन तीनों को मैंने हल किया, हल करने के बाद जो आंसर आया वो 2 आया है। माइक्रोफैराड चल रहा है तो माइक्रोफैराड लगा लेना। अब ये बताओ, इन तीनों को मिक्स करके एक बना देना, तो एक लगा दिया और इसका नाम C डैश दे देंगे, और होगा कितना, ये 2 माइक्रोफैराड। ये कितना का है बताएं, 6 माइक्रोफैराड। इसका नाम क्या है, C1, और ये C डैश। अब बताओ C1 C डैश किस क्रम में दिख रहे हैं, बताएं, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट के बाद एक ये रास्ता, एक ही रास्ता, दोनों रास्ते में सिंगल सिंगल है और ये अलग अलग रास्तों में है, तो किस क्रम में हो जाएंगे,
समांतर क्रम में। जब रास्ते अलग अलग हो रहे हो तो फिर जो क्रम बनता है वो समांतर क्रम होता है। ये लो, इसको भी मिटाओ। अब क्या लिखेंगे हम लोग, सी डैश व C1 समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस C1। वैल्यू पुट अप कर लें यहीं पर। C डैश की वैल्यू कितनी आई है 2 और C1 की वैल्यू 6, तो 6 तो मिलकर 8 माइक्रोफैरड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरा। कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता चला कि ये जो लगे A और B के बीच में जितने भी संधारित्र हैं इनकी कुल धारिता कितनी आ गई बोलो, 8 माइक्रोफैरड। अब आगे पढ़ो कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बिंदुओं A और B के बीच 100 वोल्ट है, बताओ ये जो 100 वोल्ट है कहाँ कहाँ का है बोलो, A और ये बताओ जो A और B के बीच की जो धारिता आई वही तो ये भी है, AB के बीच की तो धारिता है। तो समझिए अगर मैं आपसे पूछूं कि AB के बीच की धारिता, लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं VAB, वो कितना दिया है पहले बोलो 100 वोल्ट। AB के बीच वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो यहां पर बन गया। अब ये देखो इस चीज को भी बंद करते हैं। अगर मैं लिख दूं AB के बीच प्रवाहित आवेश, AB के बीच प्रवाहित आवेश, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, Q बराबर CV से। चलो बोलो अब Q हमें पता करना है, C। अच्छा एक बात समझो, A और B के बीच प्रवाहित आवेश निकाल रहे हैं तो जो भी चीजें ली जाएंगी वो हर एक चीज कहाँ की होगी बताओ, Q और A और B के बीच की। तो C भी कहाँ का लिया जाएगा, A और B के बीच कितनी टोटल 8 गुणे 10 की पावर -6। बता सकते हैं ना क्यों 6 लिया गया, क्योंकि आवेश निकाल रहे हो, आवेश ये माइक्रो हटा के कुलाम में लाना होता है, तो माइक्रो हटा के 10 की पावर -6 ले आए। V की वैल्यू कितनी लिखी बोलो 100, तो जो Q का मान आएगा वो 8 गुणे 10 की पावर -6, 100 को 10 की पावर प्लस की 2, तो Q बराबर 8 गुणे 10 की पावर -4 कूलाम। ये बन के तैयार, ये आवेश निकल आया। अब जरा समझिएगा इसके बाद क्या करना है। अब पढ़ो आगे, कह रहे हैं तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात करो, C व D के बीच विभवांतर ज्ञात करो। अगर मैं आपसे ये कहूं, समझना जरा कि ये वाली लाइन देखना, ये पूरी लाइन इस लाइन के साथ किस क्रम में है बताओ, समांतर क्रम में। और मैंने एक बात समझाई होगी कि समांतर क्रम में हमेशा विभव के मान सेम होते हैं, ये समझाया था, विभव के मान सेम होते हैं। तो देखो ये संकेत भी लिखा है, आराम से पढ़ो। देखो संधारित्र एक की सिरों के बीच वो विभवांतर 100, समझना ये है संधारित्र एक, इसके सिरों के बीच वोल्टेज 100। अभी देखना इनके बीच भी लिखा होगा कि टोटल 100 वोल्ट। इसी प्रकार संधारित्र 2, 3 व 4 के श्रेणी क्रम संयोग के सिरों के बीच विभवांतर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बताओ इनके तीनों के बीच का टोटल विभवांतर कितना है 100। क्योंकि संधारित्र 2 और 3 4 श्रेणी क्रम में जुड़े था, प्रत्येक पर संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा 100/3 वोल्ट। ये तो अपने आप से भी कर सकते हो, बताओ किया जा सकता है। तो मैं इसको छोड़ दूं तो कर लेंगे ना सब, किसी कोई दिक्कत हो तो मैं दूसरे तरकीब से बताऊं भी, क्योंकि ये तो हल ही है, तो अब मैं क्या बता दूं। अगर संकेत ना होता, क्रॉप होता तो फिर मैं बताता। अब ये है, समझ गए ना, फिर से मैं बता दूं कुछ। देखें हमें पता है कि अगर कोई दो परिपथ ऐसे ऐसे ये मान लो ऐसे जुड़े हैं किसी बैटरी के सहारे। अब बताओ मैं पूछूं इसके बीच वोल्टेज कितना होगा, अगर यहाँ का वोल्टेज V है तो आप कहेंगे इसके भी बीच का वोल्टेज V, इसका भी V, इसका भी V। अब याद आ रहा होगा। तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान कितना होता है बताइए, समान होता है। अब अगर चाहोगे भी तो यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो ये जो देखो अगर ध्यान से कि इसके हर किसी के बीच सेम होगा, तो बताओ ये वाली इधर की पूरी लाइन
इधर वाली लाइन के साथ किस क्रम में जुड़ेगी, समांतर क्रम में। तो इधर का 100 होगा और इधर का टोटल का कितना होगा 100। तीन संधारित्रों का मिलकर कितना है 100, तो एक का कितना होगा 100/3 100/3 100/3। समझ आया, तो ये वहां से आ गया। तो उम्मीद करते हैं बढ़े आगे, सबको समझ आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख जाएगा स्क्रीन पे, हाँ दिखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। जिसको कुछ भी ना है ना एक बार रोक के जरूर पूछ लेना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर, ये ए है और ये बी, ये चार है, ए बी सी डी, चारों में से आपको निकालना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता हर किसी में। अगर मैं एक कोई जो अच्छा लग रहा है उसको बताओ तो मैं उसको बताऊं, बाकी सब में कोशिश एक बार घर से करना, और नहीं आएगा तो बताना। कोई दो बता दो, अच्छा दो अपने आप से कर लेना, कोई दो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वाला बता दिया जाए और जैसे कि ये वाला बता दे, है ना, यही दोनों सही लग रहे हैं। तो इन्हीं दो को मैं बताता हूँ, बाकी दो वो आसान वाले खुद से करिएगा। तो ए के बारे में मैं बताता हूँ पहले। जो चित्र ए में है, इस चित्र को मैं यहाँ छोटा सा बनाकर भी समझाता हूँ, इसको देखना। ये बी है और ये ए है। 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, फिर ये 3 माइक्रोफैरड। अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो अलग अलग करके। मान लो इसका नाम मैंने C1 दिया, इस वाले का नाम C2, इस वाले का नाम C3, इस वाले का नाम C4, इस वाले का नाम C5। समझ गए? ये चित्र पूरा का पूरा इधर बना दिया गया और ये वैल्यू लिख दी गई। अब यहाँ पर समझो ज़रा, क्वेश्चन को हल करने का आसान तरीका क्या होगा। एक बात समझो, मुझे ए और बी के बीच निकालना है, तो चाहे आप ए से चलो चाहे बी से चलो, एग्जाम वाला पूछता नहीं कि चल के किधर से गए थे कि हल किया था, आपको हल करना है पूरी तरकीब के साथ। तो मैं ए से मान लो चलता हूँ, यहाँ तक गया मैं, यहाँ तक, इसमें इस पॉइंट से पहले देखो केवल सिंगल मुझे एक ही तो ये मिला संधारित्र। इस पॉइंट में आने के बाद 3 रास्ते हैं आपके पास, या तो ऊपर निकल जाओ, या तो इधर निकल जाओ, या तो इधर है। लेकिन हर रास्ते में केवल सिंगल सिंगल ही तो संधारित्र लगा है। और मैंने कहा था जब हर रास्ते अलग हो जाए और हर रास्ते में एक एक हो जाए, वो सब किस क्रम में हो जाते हैं, तो ये रास्ते आपस में किस क्रम में हो गए, समांतर। इस रास्ते में C2, इसमें C3, इसमें C4, ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो सीधे हल करना शुरू करें कि C2, C3, C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। यहां से लिखते हैं C2, C3, C4 समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, फॉर्मूला क्या बनेगा बता दीजिए एक बार। समांतर क्रम में है तो C डैश बराबर C2 वाले हैं, C2, C3, C4 बन गया, C2, C3, C4, क्योंकि समांतर क्रम में सीधे सीधे लिख के जाते हैं। C डैश बराबर C2 की वैल्यू कितनी है, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, हर किसी की 1 1 है। तो बताओ टोटल कितनी बन जाएगी, 3 माइक्रोफैरड। समझ आया होगा। अब फिर ये सोचो जरा, जब मैंने कहा था इनको हल करने की तरकीब ये है कि जब हल कर लो तो उनको मिक्स कर दिया करो, तो ये तीनों मिक्स हो जाएंगे, तो एक सिंगल लाइन बन के तैयार होगी कुछ इस तरह से। ये पॉइंट है ये वाला। अब यहां से एक ये पॉइंट है, इनके बीच में तीनों को हल किया गया तो एक बना दो इनको। ये रहा वो पॉइंट और आगे की ये रहा और ये रहा बी। बस समझ आया। तो यहां पर ये वाला ये बीच वाला है, तो बताओ इसका नाम है C डैश और ये आया 3 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड पहले से ही है और ये भी 3 माइक्रोफैरड पहले से ही है। तो बताओ ये है C1, ये है C5 और वो है C डैश। तो C1, C डैश, C5 किस क्रम में हो गए, अब श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, C1, C डैश और C5 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी
तुल्य धारिता। फॉर्मूला बता दें एक बार, 1/c होगा अब, 1/c1, 1/c' और 1/c5। अब वैल्यू पुटअप करो इनकी, 1/c इक्वल 1/c1 3, 3 और ये भी 3, टोटल 1/3, 1/3 कितनी बार हो गए 3, तो 3/3, 3 1 के 3, तो 1/c' का मान 1/1, मतलब c का मान टोटल कितना आ गया 1। तो समझ आया होगा कि a और b के बीच का ही तो ये है टोटल 1 माइक्रो फैरड। बताओ किसी को कोई दिक्कत है किसी तरह की तो देख लो एक बार को। आसान लगा? कोई दिक्कत होगी इन चारों को अब हल करने में? इसको केवल मैं बता दूं अब, ये तो उम्मीद है ये दोनों श्रेणी में दिख रहे होंगे, पहले ही दिख रहे हैं श्रेणी में। जब इनको हल कर लोगे तो आएगा 1, कितना आ जाएगा, क्योंकि 1/2 1/2 मिलकर आधा आधा मिलकर 1 होगा, तो ये 1 बनाएंगे। 1 के साथ ये वाला 2 किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में, तो 1 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टोटल 3 माइक्रो फैरड। बाकी जोड़ घटाना कर लेना ढंग से, करना भी आया तब भी इसमें आ जाते हैं। श्रेणी क्रम 1/8 1/8 2/8 1/4, आंसर इसका 4 आया ऊपर वाले का। 4 और 8 समांतर में, तो इन दोनों को मिलकर 12 बन गया। कितना बन गया 12, 4 ये और 12, मतलब 4 12 8, ये किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो 1/4 1/12 1/8, तो शायद 12 दूने 24, 24 सबका लाश आएगा, तो 24 ऊपर है 11 नीचे, तो ये वाला सही है ना। तो ये समझ जाएंगे इसको। अब इसको करके मैं बता देता हूं। सेव करते हैं। सेकंड वाला देखो फिर, अब ये 4D नंबर, डी ऑप्शन। डी में क्या है देखो, ए और बी के बीच निकालना है, तो यहीं से चलना। ये दिख रहा है ना सबको, चित्र बना ही देता हूं मैं। देखो जरा इधर देखो ना, ए बी 6 माइक्रो फैरड, 5 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, ये बना दिया गया। अब आपको चलना है, चाहे ए से चल लो चाहे बी से चल लो, मर्जी आपकी है। इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2, C3 और ये C4, ये लो नाम भी दे दिए गए। अब अगर आप ए से चलें या फिर बी से, अगर आप बी से चलेंगे तो इस पॉइंट से पहले केवल बताओ एक ही मिला कि नहीं मिला, तो छोड़ दो जब एक मिले। आगे जब बढ़ो, अब यहाँ से 2 रास्ते, या तो इधर घूमो या तो ऊपर घूमो, यही तो बात है। इधर से चलते तब भी इस पॉइंट के बाद या तो इधर चले जाओ चाहे इधर। तो देखो ये इस लाइन में भी केवल एक ही है, और ये इस लाइन में कितने हैं बोलो 2। तो जब एक लाइन में 2 हो जाए वो किस क्रम में हो जाते हैं बोलो श्रेणी क्रम। तो हल करना है कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ से एक से अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये श्रेणी या श्रेणी वाले मिल रहे हैं ना, तो यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। नाम क्या है C3 और C4, यहाँ पर नाम दे रहे हैं। इसका नाम है C3 C4, इसका नाम C2, इसका नाम C1। लिखा जाए यहाँ से C3 और C4 श्रेणी में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता। थोड़ी सी स्पीड अप पकड़ेंगे क्योंकि नहीं तो टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, बहुत टाइम। तो सुनिए फॉर्मूला क्या होता है बताएं, 1/c' इक्वल 1/c3 प्लस 1/c4। तो 1/c', C3 की वैल्यू कितनी है बोलो 2, और इसकी भी वैल्यू 2। 1/2 1/2 मिलकर 2/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा एक बार में। तो C' की 1/c' बराबर 1/1, तो C' की वैल्यू 1 माइक्रो फैरड। इतना समझ गए होंगे? कोई दिक्कत हुई इतने में किसी को? तो बताओ, जब मैंने कहा था जिनको हल कर दे तो उनकी जगह में एक सिंगल लग जाता है, तो इसको हटा देते हैं इन दोनों को और इनकी जगह में केवल एक जोड़ देते हैं कोई। अब इनकी जगह पर ये लो नए तरीके से ऐसे जुड़ गए, जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा C'। ये कितना देगा बताएं 1 माइक्रो फैरड। अब ये दिमाग लगाओ कि ये और ये लाइन किस क्रम में है
समांतर नजर आ रही होगी। सी डैश सी टू किस क्रम में हो गए, समांतर। लिखना शुरू करो, सी डैश व सी टू समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो क्या बनेगा अपने पास, सी डबल डैश बराबर सी डैश प्लस सी टू। देखिए डैश तब तक लगाते चलना है आपको बढ़ा बढ़ाकर जब तक कोई संधारित्र बच रहा हो। यहाँ वाला ये बच रहा है ना, तो डैश में चलते जाएंगे, एक डैश के बाद दूसरा डैश। ये बताओ सी डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, सी डैश का मान 1 और सी दो का मान 5, तो 5 और 1 मिलकर 6 माइक्रो फैरड। ये सी डैश का मान मिला। अब एक बात बताओ, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इन दोनों को हटाओ और मिक्स करो इनकी जगह पे कुछ एक मिला करके। अब ये कुछ ऐसे होंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ये लो जुड़ गया, एक इधर का पॉइंट था एक इधर का पॉइंट था, दोनों जोड़ दिए गए दोनों को मिला करके। अब ये बताओ जरा, चाहे अब इधर से चल लो और चाहे इधर से चल लो, दोनों किस क्रम में नजर आएंगे, श्रेणी। इसका नाम क्या आया बोलो, सी डबल डैश, वो आया कितना है 6। अब ये बताइए ये दोनों सी डैश और सी वन किस क्रम में है, सी डबल डैश और सी वन श्रेणी क्रम में, तो यहां से लिखते हैं सी डैश और सी वन श्रेणी क्रम में है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/c इक्वल 1/c डबल डैश बाई सी वन। तो अब इसके बाद से इधर देखो, तो 1/c इक्वल 1/c डबल डैश की वैल्यू कितनी बताइए 6, और C1 की वैल्यू कितनी 6 1/6 मिलकर 2/6, 2 1 के 2 2 3 6, तो 1/c का मान 1/3। तो बताओ C का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा, और देखो मैच कर रहा है आंसर अपना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वाला क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, जो B और C बचा है। कुछ दिक्कत होगी अब, बढ़िया रहेगा, सबको आ जाएगा पीछे, तो फिर इसको सेव करें देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखेंगे क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। बाकी ये होमवर्क है, इसको और इसको खुद से करना, ये B और C नंबर 34 का। इनमें से देख के बताओ कौन सा मैं बता दूं आपको, इनमें से कोई भी बता सकते हो, कोई दो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ओरली यहीं पर बता रहा हूं। देखो 2 और 2 श्रेणी में है, तो 1/2 1/2 मिलकर 1 आएगा। इन दोनों का हल करोगे तो 1 माइक्रोफैरड ऊपर बनेगा, ठीक। अगर इधर भी हल करोगे तो 1 माइक्रोफैरड नीचे बनेगा। अब ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो जोड़ दोगे तो 2 माइक्रोफैरड आंसर। अच्छा C का है ये ना, हाँ ये है, तो C देखो मैच कर रहा है आंसर। और किसको अपने आप से कर सकते हो, इसको अपने आप से कर सकते हो। देखो मैं यही अच्छा ये समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बातें, बताएं। देखो ये और ये किस क्रम में, श्रेणी में है कि नहीं बताएं, श्रेणी में। तो देखो 1/2 1/2 होगा, 1/2 1/2 मिलकर 2/2, 2 1 के 2 2 1 के 2, तो C डैश की वैल्यू आएगी 1। इधर जब हल करोगे तो 1/2 1/2 श्रेणी में, फिर भी इसका भी वैल्यू 1 आएगी। अब देखो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, तो 1 और 1 दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर। समांतर में क्या होता है C1 + C2 या C डैश + C डबल डैश, तो 1 + 1 मिलकर 2, तो ये C वाले का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर C आंसर नंबर 2, आंसर 2 समझ आया। अब वैसे ही इसको कर लो, फिर इसको मैं आराम से बता दूंगा, है बिल्कुल आसान। इसको करो एक बार, A और B के बीच निकालनी है, तो चाहे A से चलो B से, मैं मान लो इधर की ओर चल रहा हूँ, तो इधर की ओर जैसे चलना शुरू करोगे तो ये और ये एक ही लाइन पे यहाँ तक मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी में। जब इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, 1/6 और फिर 1/6 मिलकर 2/6 मतलब 1/3, और निकालोगे तो 1/C डैश की वैल्यू 1/3, तो C डैश की वैल्यू 3 आई होगी, आएगी ऐसे 3। तो समझना इनकी 3 निकली और इधर कितनी है 2। अब बताओ ये वाला इधर है और ये वाला ऊपर है, मतलब ऊपर नीचे समझ सकते हो। तो समांतर क्रम हुआ, तो 3 2 मिलकर 3 और 2 मिलकर 5, कहीं है, ये है B ऑप्शन। समझ गए, मैं बताऊं अभी नहीं लिख के, समझदार है सब, तो ठीक ही बढ़िया है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ फिर भी। अब बताओ मैं इसको कर रहा हूँ,
इस वाले को सिखा रहे हैं इसको करना। इस वाले पे आ जाओ, देखो चित्र तो दिख रहा होगा आराम से, नहीं दिख रहा तो एक बार इधर देखिए। ये कुछ इस टाइप का चित्र बना है, सब में लिखा है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। चलो ये है ए पॉइंट। इनमें से देखो ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम मान लो C1 दिया जाए, इसका C2, इसका C3, इसका C4, इसका C5, तो बताओ C1 C2 के बारे में कौन सा क्रम बताओगे आप? समांतर क्रम है ना, ऊपर और ये नीचे, तो क्या लिखोगे? C1, ये C का ऑप्शन है हल। तो इसमें है C1 व C2, C1 C2 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता लिख लेंगे अपने आप से, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं तुल्य धारिता। तो क्या लिखेंगे? C डैश बराबर C डैश बराबर C1 प्लस C2। बोलो, C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1, 1 1 मिलकर 2, 2 माइक्रोफैरड बन के तैयार। ये मान आया अपने पास C डैश का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर अब देखेंगे तो ये दोनों हल हो गए। अब इधर भी तो ये समांतर में दिख रहे होंगे, तो ये दोनों C4 C5 किस क्रम में है? समांतर। तो लिख सकते हो C4 और C5 समांतर क्रम में, इनकी तुल्य धारिता। C डबल डैश क्या लिखोगे? C4 और C5 दोनों की वैल्यू 1 1 मिलकर कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। फिर आगे समझेंगे। ये जैसे ही इतना हल हो जाता तो एक नया चित्र दिमाग में अपने जनरेट करो कि क्या कुछ इस तरह का चित्र बन करके आएगा, ऐसे समझना। मैंने कहा कि ये जब इसको मिला करके बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यही तो वो पॉइंट है। तो बताओ इस और इस पॉइंट के बीच का जो निकला है आंसर C1 C2 का, वो कितना आया है? 2। तो इसको और इसको मिलाकर 1 करोगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 1 बना, इस पॉइंट के बीच का हल हो गया। आगे यहाँ 1 पहले से ही लगा है तो यहाँ से ये 1 पहले ही लगा दो, फिर अगला पॉइंट ये वाला मिला। इनके बीच भी तो हल हो चुका है, 1 आया है, तो इनको भी अलग से 1 बनाओ। फिर आगे ये पॉइंट और इधर चला गया है B, ये है B। समझ आया होगा पूरा? अब बताओ ये है, ये कितना? 1 2 3, ये वाला एक्स्ट्रा कहाँ बन रहा है? ये लो, ये बन गया B। समझ आया? अब देखो इसकी वैल्यू कितनी बताओ? ये इसका नाम C डैश आएगा, इस वाले का नाम C3 आएगा, इस वाले का नाम C डबल डैश आएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर जो जितना है। जैसे C डैश का मान कितना आया है? 2। C3 का मान कितना दिया है पहले से ही? 1। C डबल डैश का मान कितना निकाले हो? 2। अब ये बताओ ये तीनों के तीनों किस क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी में। तो हल कर दो इनको। लिखेंगे C डैश कॉमा C3 व C डबल डैश श्रेणी में है, अतः इनकी तुल्य धारिता ये लिख लेंगे। तो 1/C इक्वल 1/C डैश C3 C डबल डैश 1/C। C डैश की वैल्यू कितनी है? 2, इसकी वैल्यू 1 1 और इसकी वैल्यू 2, 1/C। अच्छा समझो 1/2, यहाँ लासा ले लो 2, तो 1 2 और 1 कितना आ जाएगा बताओ? 2 2 4, 4/2, तो 2 दूने 4 और 2 1 के 2, खत्म। तो 1/C का मान आया 2/1। अपोजिट करोगे तो C की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब 0.5 माइक्रोफैरड। ये बन के तैयार हो जाएगा आंसर। समझ आया कैसे आया?
1/2 1/2 ऐसे समझो, 1/2 1/2 मिलकर एक और एक ये तो मिलकर दो, तो दो होंगे तो दो को उल्टा करोगे तो 1/2 बनेगा बस आंसर। ठीक, ये समझ गए सब लोग? तो यहाँ पर आंसर कर दें। चलो ठीक, सेव करें, पीछे वाले सेव किया था, याद ना रहा मुझे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर मैच कर रहा है 0.5 माइक्रो फैरड। चलो एक लास्ट वाला बता देते हैं, इस वाले को ना बताएं, फिर भी एक बता दें, नहीं तो फिर मेरा पेज खाली रह जाएगा। एक बता दें, ये ऑप्शन नंबर डी को देखो, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 34 35 है उसका जो डी है उसको पढ़ो। डी वाले मैं यहीं पर नाम देता हूं अब। C1 C2 C3 C4। अच्छा इधर देखिए, ए से चलो या बी से, चाहे इधर से चलो और या फिर इधर किसी भी तरफ से चलो, तो इधर के ये दो दो श्रेणी क्रम में है, इधर के ये दो श्रेणी क्रम में हैं, दिख रहे हैं दोनों। तो यहां पर लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे? C1 C2 श्रेणी में है, और इनकी तुल्य धारिता कैसे निकालोगे? 1/C डैश 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू हल कर दो जरा, बताओ आंसर कितना बनेगा? 1/C डैश, C1 की वैल्यू कितनी है 8, C2 की वैल्यू कितनी है 8, 1/8 1/8 मिलकर 2/8, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 1/4। तो अगर तो C डैश की देखो, 1/C डैश का मान 1/4, तो C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रो फैरड। ये यहां तक बना, अब आगे पढ़ो। अगर इधर आओगे तो C3 C4 किस क्रम में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो C3 व C4 श्रेणी क्रम में है इनकी तुल्य धारिता 1/C डबल डैश 1/C3 1/C4। वैल्यू पुटअप कीजिए 1/C डबल डैश, तो 1/C3 की वैल्यू कितनी है और C4 की वैल्यू 15 बन गया। तो यहां पर लासा ले लो, 15 10 का लासा 30, तो 10 या 30, तो 3 1 के 3, 15 दूने 30, तो 2 1 के 2, 3 2 5, 5/30, 5 1 के 5, 5 6 के 30, 1/6। अगर मैं देखो 1/C डबल डैश का मान 1/6, तो C डबल डैश का मान केवल आ जाएगा 6 माइक्रो फैरड। ये समझ आ गया यहां तक? आगे सुनो जरा थोड़ा सा, हाँ यहां पर समझो। अब इधर वालों को हल कर लिया गया, इधर वालों को हल कर लिया गया, ये दोनों मिलकर एक बना देंगे, कुछ इस तरह के डिजाइन बनाएंगे। इधर वाले सिंगल बनेंगे, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इधर वाले का नाम C डबल डैश आया है, ये है 6, और इधर वाले का नाम आ चुका है C डैश, ये वाला है 4। अब बताओ जरा इन दोनों को देख के किस क्रम में नजर आ रहे हैं? समांतर क्रम में। तो यहां पर लिख लो C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता। तो C बराबर क्या आ जाएगा? C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश की वैल्यू है 4, C डबल डैश की वैल्यू है 6, तो 4 और 6 मिलकर 10, 10 माइक्रो फैरड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी का ऑप्शन है 10। तो ये भी क्वेश्चन आराम समझ आया, मतलब ये आप सबके सब समझ जाओगे ना। अगर ऐसे मिलेंगे तो करने की कोशिश करना, बताना जरा कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन एक दो मिलेंगे ऐसे ही। चलो समझदार बच्चे बताएं कि ये किस क्रम में है। एक
1 मिनट का टाइम लो, बड़े ढंग से इसे देखो और बताओ किस क्रम में है। बताओ किस क्रम में है। क्रम पहचान करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। वाह, तालियां बजाओ अपने लिए क्योंकि गलत हो। ये सब के सब समांतर क्रम में है। पहचान करने का तरीका तो बताया, बशर्ते सही से फॉलो ना कर पाए मैंने। हाँ हाँ, ये सब लग रहे हैं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने ये कहा था जब एक लाइन में जितने मिले वो श्रेणी में ना, यही तो बात कही थी। मतलब रास्ते बदलने से पहले वो एक ही लाइन में होने चाहिए। मैं यहां से चलूं, ये पॉइंट मिला, देखो इसमें जाने के लिए एक सिंगल रास्ता, या तो एक ये रास्ता, एक या तो ये रास्ता। लेकिन इस रास्ते में इस पॉइंट में आने से पहले केवल एक ही तो मिला, ये संधारित्र मिला कि नहीं, एक केवल। क्योंकि इस पॉइंट पर रास्ते फिर बदल जा रहे थे, तो अब इसको इसके साथ श्रेणी में ना माना जाएगा। माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो मतलब ये और ये तो समांतर क्रम फिक्स हो गए। आगे बढ़ो, इससे जब गए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर चलो, इसमें चले, इस पॉइंट में आने से पहले एक ही मिला, क्योंकि यहां से रास्ते फिर चेंज हो रहे हैं। जहां भी आ जाए तुम्हें चेंज रास्ते, समझ लेना वो श्रेणी क्रम में नहीं हो। वो चाहे ऊपर जा रहा हो रास्ता, चाहे नीचे। तुम्हें धारा प्रवाहित नहीं करनी कि धारा की दिशा बदल दोगे तो कुछ गड़बड़ होगा। यहाँ पर तुम्हें चल के देखना है बस। तो दिशा, अगर देखो बिंदु आने से पहले, जब अगर बिंदुओं से रास्ते निकले हैं तो उनके बीच में आने वाले हमेशा समांतर क्रम में होते हैं। क्या समझ आया? तीन के तीनों अलग अलग रास्ते में लगे हैं, लगे हैं, तो किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर। तो कभी कभी तालियां बजाया करो खुद के लिए, मेहनती बच्चे हो। नाम दे दें, C1, C2, C3। तो किस क्रम में हो जाएंगे? C1, C2, C3 समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, बोलो C डैश, C सीधे बोलो, C बराबर C1 + C2 + C3। बताओ कितना आ जाएगा टोटल? 3 4 5, 5 और 9 3 12। ये रहा आंसर। और भी अगर कुछ और बताएं अगला। अब ये समांतर में तो ये तो सीधे जोड़ ही लेंगे, 4 3 7 5 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया। ऐसा एक पढ़ चुके हैं, फिर अभी मैं पढ़ाता हूं आपको। इसमें वैल्यू पहले नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4। तो अगर आप A और B के बीच निकालना है तो चाहे A से जाएं या फिर B से जाएं। तो B से जाएंगे तो इस पॉइंट में आने से पहले पहले केवल एक ही मिला है इसमें, क्योंकि यहाँ से फिर पॉइंट है तो रास्ते बदलेंगे। लेकिन अगर मैं A से चलूँ, इस पॉइंट के बाद रास्ते बदल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो केवल एक, लेकिन इसमें गए तो 2 मिल जाएंगे। तो वहाँ से हम हल करते हैं जहाँ से 2 एक ही क्रम में मिलते हैं। जैसे ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी में। तो C2 C3 से हल करना शुरू करते हैं। लिखते हैं C2 C3, C2, C3 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C डैश इक्वल 1/C2 1/C3। श्रेणी क्रम में बटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो 1/C डैश की वैल्यू अब रखो, C2 का मान 200 200, तो दोनों ये वैल्यू हो जाएंगी 200, ये भी हो जाएंगी 200। 1/200 1/200 मिलकर 2/200। काट लेंगे 2 1 के 2 और ये 100 बार में, तो 1/100 बन जाएगा। अगर ये 1/100 बन गया तो इसके बाद क्या करोगे? 1/C डैश का मान 1/100, तो अपोजिट करेंगे तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 100 माइक्रोफैरड। ये आ गया C डैश का केवल मान।
यहाँ तक आ गया सी डैश का मान। अब इस नए चित्र को, इसको ध्यान से देखो ज़रा, कैसे बनेगा इसका नया चित्र। ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। जैसे C4 का मान 100 लिखा था तो वो 100 रहेगा, लेकिन दिमाग लगाओ कि ये C2 C3 हल कर चुके हो। जब ये हल कर लेते हो उस समय उनको मिक्स करके एक बना देते, तो ये दोनों 200 200 मिलकर हल हुए, कितना आ गया 100। तो ये सी डैश का मान और इसका मान आ चुका है 100, और ये C1 की वैल्यू तो 100 थी ही। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट बी, ए कुछ भी कर सकते हो, बी और ये वाला ए। अब दिमाग ये लगाओ ज़रा कि इस पॉइंट से आए तो इस पॉइंट से आने से पहले पहले इस लाइन में केवल एक, लेकिन इधर आए तो केवल एक, ऊपर गए तो एक। तो ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, किस क्रम में हो जाएंगे बोलो, समांतर क्रम में। तो इसका नाम C4 C डैश, तो यहाँ पर लिखते हैं C4 व C डैश समांतर क्रम में है, तो फिर इनकी तुल्यधारिता वो क्या आ जाएगी, C डबल डैश बराबर C4 प्लस C डैश, क्योंकि जो समांतर में होते हैं सीधे जोड़ते हैं, 4 और डैश वाला है तो वही लिखेंगे C4 C डैश। आंसर हल करो ज़रा, बताओ C डबल डैश, C4 का मान कितना है 100, C डैश का मान कितना है 100, तो 100 100 मिलकर 200 माइक्रोफैरड। ये मान आ जाएगा आपके पास C डबल डैश का, कि इनका और इनका हल कितना आ जाएगा C डैश। इसको एक बार हल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब हल करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन जब इसको हल करोगे सेकेंड टाइम, जब दोबारा हल किए तो कुछ इसका नया चित्र डिजाइन करते हैं और देखते हैं क्या बन के आएगा। अब ये कुछ ऐसे बन के आएगा, ये पॉइंट था। अब इन दोनों को मिक्स कर दो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जुड़ा रहेगा, पर ये ऊपर भेज दो तो यहां पर सिंगल एक रहेगा। ए और बी, इसका नाम आ गया होगा C डबल डैश, इसका नाम है C1। ये और ये दोनों की वैल्यूज बता देते हैं कितनी होगी। C डबल डैश का मान आ चुका है 200 और इसकी वैल्यू है 100। अब दिमाग लगाइए, ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी। देखो ऐसे घूमो, एक ही लाइन तो चाहे इधर से घूमो चाहे एक ही लाइन, जब एक ही लाइन में जितने लगे होंगे वो सब श्रेणी में कहलाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं C डैश, C डबल डैश व C1 श्रेणी में है। इनकी तुल्यधारिता लिख लीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्वल 1/C डबल डैश 1/C1। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 1/C इक्वल 1/C डबल डैश की वैल्यू 200, C डबल डैश 200 और C1 की वैल्यू 100। इन दोनों में से देखो 100 और 200 का लासा 200 आएगा, तो 200 एक के 200 एक बार, तो एक एक के एक, प्लस 100 दूने 200 तो 2 एक के 2, तो मिलकर आ जाएगा 3/200। तो बताओ 1/C का मान 3/200 है, तो C का मान जो आएगा वो 200/3 आ जाएगा। 1/C का मान 200/3, देखो मैं एरो बनाता हूँ, 1/C का जो मान है 3/200, 1/C का 3/200, तो C अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर वाला नीचे, तो इतना आ जाएगा। यही है वो आंसर जिसकी हमें तलाश थी माइक्रोफैरड में। बस ये रहा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको समझ आया है, और अगर मेरे चैनल पे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए अगर इस चैनल पे पहली बार आते हैं आप तो सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है सबसे बेहतरीन कंटेंट।
बिना किसी टाइम लॉस के। यहाँ हर दिन आपको नए वीडियोस मिलते हैं और बड़ी मेहनत के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आंसर मैच कर लीजिए, 200/3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा होगा? ठीक है, सुनिए ज़रा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये है कुछ चित्र के डिज़ाइन, जो लिखा है वो भी लिख देता हूँ। 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। ये तो दिख ही रहा होगा ना, 8। पॉइंट है ए, पॉइंट है बी। ये है कुछ चित्र डिज़ाइन ऐसी। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है। और हाँ, ये तो छूटा जा रहा है, 1 माइक्रोफैरड। ये लो, 1 माइक्रोफैरड। अब इसको हल करने से पहले सारी के सारे वैल्यूज़ के नाम दे देते हैं कुछ ऐसे कलर से जिसमें इसमें आसानी से दिख जाए, ब्लैक दिख जाएगा। नाम मैं दे देता हूँ इधर से, किधर से, किसी भी तरफ से दे देते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये लो, ये वैल्यूज़ के नाम दे दिए गए कि कौन सा संधारित्र किस नाम से जाना जाएगा। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे। अब यहाँ पर एक एक करके समझना सीखिए ज़रा, ध्यान से मेरी बातों को समझें। ए से चलो या बी से, जैसे यहाँ से गए तो इस पॉइंट में केवल यही मिलेगा। इधर से है, केवल इस पॉइंट से आने से पहले केवल इतना मिल रहा है, ठीक है, यही वाला, केवल ये सिंगल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से देखो, इधर देखो ये एक और इस लाइन में ये एक, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बताइए ज़रा। ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर, क्योंकि ये अलग रास्ते, ये अलग रास्ते। तो यहीं से हल करना शुरू करते हैं। C2, C3 समांतर, C2, C3 समांतर में हैं, तो इनकी तुल्य धारिता, अब मैं इतना बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना। इनकी तुल्य धारिता फॉर्मूला बताइए। समांतर के लिए क्या होता है? C डैश बराबर C2 प्लस C3, जो है उन्हीं को लिखिएगा। C डैश बराबर C2 का मान है 2, C3 का मान है 2, तो 2 प्लस 2 मिलकर आ जाएंगे 4 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू बन गई। ये आ गया अपने पास C डैश। इनका हल कितना आ गया? 4। चित्र मैं इधर बनाकर समझाता चलूंगा कि ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो ज़रा, पॉइंट ये वाला है A वाला, इसके नीचे से ये वाला लगा है, ये फिर ये पॉइंट है ये वाला। अब बताओ, ये दोनों हल हो गए तो एक ही में तो मिला लो ना इनको। तो मैं मिला देता हूँ इनको। तो ये मान लो ये ऐसे मिल गए और ये ऐसे कॉर्नर से निकल गए, ये दोनों मिल गए। तो बताओ, इसका नाम आएगा C डैश, 4 माइक्रोफैरड। और ये क्या है बोलो? C1, 8 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों किस क्रम में है बताओ?
श्रेणी क्रम में। तो इधर का नाम लिखो, इसका नाम क्या है C1 और इसका नाम है C डैश, किस क्रम में, श्रेणी में। हल करो ज़रा इसको भी। C1 व C डैश श्रेणी क्रम में है। समझते जाना, चित्र इधर भी दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बसता जाए। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तो बोलेंगे 1/C डबल डैश, 1/C1, 1/C डैश। वैल्यू पुटअप करिए, 1/C डबल डैश इक्वल 1/C1 की वैल्यू कितनी बोलो 8, प्लस 1/C डैश का मान कितना आया 4। अगर मैं इससे कहूँ कि 1/C डबल डैश की वैल्यू बता दो, 8 और 4 का लासा बोलेंगे 8, तो 8 से डिवाइड करो, 8 1 8 तो 1 1 1, 4 दूने 8 तो 2 1 2। तो बताओ ज़रा क्या ये 1/C डबल डैश का मान 2 1 3, 3/8 आया। तो अगर आप प्रोसीड करना चाहते तो 8/3 माइक्रो फैरड आ जाएगा इसका हल। ये बन के तैयार, मतलब इस लाइन को पूरा मैंने हल कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो टोटल आ गया है 8/3। अब इन दोनों को भी मैं मिटाता हूँ, एक ऊपर से एक ऐसे। ये है C डबल डैश और यहाँ पर है 8/3 माइक्रो फैरड। अब इधर की ओर एक बार घूम के चेक कर लेते हैं। ये तो सिंगल है, छोड़ो, इधर आओ तो देखो, ये वाले को देखो गौर से और इस वाले को देखो, ये दोनों श्रेणी में दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये वाले, ये और ये, बस C4 C5 श्रेणी में। देखो इसी लाइन में ना, इस लाइन पे दिख रहे हैं, ये लाइन पे श्रेणी में हुए, तो श्रेणी में लिखो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका काम खत्म, ये बाद में हम देख लेंगे इधर। यहाँ पर इधर मैं लिखता हूँ, लिखते हैं ज़रा इधर से ही, थोड़ा सा और स्पेस बनाना होगा मुझको। ठीक, समझिए ज़रा अब कौन सा है C4 C5 श्रेणी में, C4 C5 श्रेणी में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता, ये लिखना ना बोले, अतः इनकी तुल्यधारिता। बताओ श्रेणी में है तो फॉर्मूला 1/C ट्रिपल डैश ले रहे हैं, क्यों 1 डैश, ये 2 टाइम्स डैश, ये 3 टाइम्स डैश आएगा। वैल्यू क्या बनेगी श्रेणी में, बटे वाली, 1/C4 है तो 4, C5 है तो C5। अब वैल्यू पुटअप करिएगा ज़रा, तो 1/C डबल डैश ट्रिपल डैश, C4 का मान कितना है 6 और C5 का मान कितना है 12। अगर सही से देखा जाए इसको तो C ट्रिपल डैश 12 6 का लासा आ जाएगा 12, तो 6 दूने 12 तो 2 1 2 और 12 1 12 तो 1 1 1। तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल 2 1 3, 3/12, 3 1 3, 3 चौके 12, 1/4। 1/C ट्रिपल डैश का मान 1/4 है, तो C ट्रिपल डैश का मान कितना आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड। यहाँ से थोड़ा सा और कुछ हल हुआ। अब देखिए ज़रा, इनको और इनको मैंने हल किया तो श्रेणी में थे, वो मिल करके इतना बना दिया। तो इस वाली लाइन को ज़रा देखो, कुछ इधर ऐसे है, इधर पॉइंट है A, ये A वाला, ये वाला संधारित्र ये वाला, और ये वो पॉइंट है। अब इनको हल किया गया तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, ये और ये मिलकर एक केवल बना देंगे। और आगे बढ़ जाओ ऐसे ऐसे कुछ। अब ये ज़रा दिमाग लगाओ कि ये वाला पॉइंट B है, तो ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, इसका नाम आया है C ट्रिपल डैश, मान कितना है बोलो 4 माइक्रो फैरड। ये C ट्रिपल डैश 4 माइक्रो फैरड। ये कौन है, इसका नाम C6, ठीक, C6 कितना है बोलो 4 माइक्रो फैरड। बताओ ज़रा ध्यान से, ये और ये किस क्रम में नजर आ रहे हैं, तो बोलो समांतर, क्योंकि ये देखो इस जगह से गए तो ये अलग रास्ते में, ये अलग रास्ते, जब रास्ते बदल रहे हो तो समांतर क्रम, तो अलग अलग है तो समांतर क्रम हो जाएंगे। तो C ट्रिपल डैश C6 समांतर क्रम में है।
ट्रिपल डैश C6 समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता। समांतर क्रम के लिए C4 टाइम डैश आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग? C ट्रिपल डैश C6, वैल्यू बताइए ज़रा। C4 टाइम डैश, C ट्रिपल डैश की वैल्यू 4, C6 की वैल्यू भी 4, तो 4 4 मिलकर 8 माइक्रो फैरड। ये बना दिए इधर के। अब ज़रा और दिमाग लगाइए। ये अब इसके मैं दो चित्र आपको समझाता हूं, दोनों के दोनों ध्यान से समझेंगे। देखो, पहली बार देखो, ये पॉइंट था ए, ये था ये वाला, इनको हल किया गया था पहली बार, तो ये कुछ ऐसे बने थे और ये वाला अपनी जगह पर था और इसको हल किया गया। देखो इधर C2 C3 को हल किया गया था, C2 C3, तो ये दोनों मिक्स होकर एक में आ गए। और इसको हल करना, वो तो इससे देखकर आगे स्टेप, फर्स्ट स्टेप वाला देखना कि पहली बार इसको हल किया गया था, तो ये दोनों हल होकर के ये बनाए थे। और इस इधर इनको किसको हल किया गया था? C4 C5 को, तो C4 C5 वाले को बना लो एक। अब ये है पॉइंट ए वाला, ये है पॉइंट बी वाला। नाम दे देते हैं इनके ज़रा अलग रंगों से ताकि दूर से पहचान हो जाए। इसका नाम तो C1 था ही, 8 माइक्रो फैरड। इसका नाम आया था C डैश, और वैल्यू कितनी आई थी दोनों की? हल बताइए ज़रा। C डैश का मान कितना आया था? 4। इधर इसकी वैल्यू, ये C7 था, 1 माइक्रो फैरड का। इन दोनों का हल C4 C5 का नाम क्या आया था? बताओ। C ट्रिपल डैश, तो इसका नाम है C ट्रिपल डैश। वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 4। ये C6 था, इसका मान पहले ही दिया है 4 माइक्रो फैरड। ये तो फर्स्ट वाला चित्र था। अब जब इनको, ये फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम आया तो इसका चित्र बिल्कुल छोटा सा समझिएगा ज़रा। यहाँ पर मैं छोटा सा बनाता हूँ। इन दोनों को हल कर दिया गया है, तो C डैश C1 C डैश, C1 C डैश श्रेणी में थे, इनको हल किया गया था। तो इसका और इसका नाम जो बन के आया था ऐसे, ये दोनों हल हुए थे कुछ ऐसे। इधर तो ये लगा ही था, आगे इन दोनों को हल कर दिया गया था समांतर में। देखो इधर C ट्रिपल डैश C6, C ट्रिपल डैश C6 हल हो गया था, और ये ऐसे कुछ आ गया था। तो अब इनकी वैल्यूज बताओ ज़रा। इसका नाम तो C1 ही है, C7 ही है, 1 माइक्रो फैरड ही है। ये C ट्रिपल डैश C6, C ट्रिपल डैश C6 की वैल्यू क्या? C4 टाइम डैश बनी थी, 1 2 3 4, और कितना आया था बताएं? 8 माइक्रो फैरड। अब ये क्या है? C डैश C1 C डैश का हल, C1 और C डैश का हल क्या नाम था? C डबल डैश, 8/3 माइक्रो फैरड। ये बन के तैयार। ये था सेकंड टाइम चित्र। अब ज़रा यहाँ पर समझो ज़रा। अब मैं आपसे क्या समझाने वाला हूँ, सुनो। यहाँ तक पहुँच गए, देखो हल हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों किस क्रम में नजर आएंगे? ये और ये श्रेणी में, क्योंकि देखो ये भी एक ही लाइन में है ना, ये दोनों। ये पॉइंट बी है भाई, और ये पॉइंट है ए। तो देखो इधर तो ए और बी के बीच में केवल एक है, इधर तो 2 है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, एक ही लाइन में है। तो क्या नाम देंगे? C4 टाइम डैश C7 श्रेणी में, 2 3 4, C7 श्रेणी में हैं। इनकी तुल्यधारिता बताओ ज़रा। श्रेणी में होने पर 1/, करके आता है 1/, C 1 2 3 4 5, 1/1 2 3 4, C7। वैल्यू पुटअप करिए ज़रा। देखो यहाँ पर जगह तो कम है, उसके हिसाब से करते जाना है।
फाइव टाइम डैश, 1 2 3 4 5, चौथी बार डैश की वैल्यू कितनी बताओ, ये है 8। सातवीं C7 का मान कितना है 1। तो ज़रा इसकी वैल्यू ध्यान से समझिएगा, लास्ट आएगा 8, तो इसका गुणा 1 1 के 1 और 8 1 के 8, तो 8 1 9, 9 बटे 8। तो अपोजिट करोगे तो C 1 2 3 4 5, 8 बटे 9 माइक्रो फैरड। ये बन के तैयार हो गया। थोड़ी सी जान जोखिम में और डालिएगा, और एक लास्ट स्टेज के बाद आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने होगा। मैंने इन दोनों को हल कर दिया, तो जो बन के आया वो कुछ C5 टाइम डैश आया, 8 बटे 9 आया। क्या इसके एक नया चित्र देखना चाहेंगे आप? इसके बाद जो थर्ड नंबर पे बनेगा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कुछ ऐसे बन के आएगा, ये ऐसे। ये B पॉइंट रहेगा, ये A पॉइंट रहेगा, ये C डबल डैश ही रहेगा, लेकिन इसका मान इन दोनों का हल किया C5 टाइम डैश आया है। तो 1 2 3 4 5, तो वैल्यू पुटअप कर दें दोनों की अलग अलग रंगों से ताकि दिख जाए। इसका मान जो आया 9 बटे 8 बटे 9, लेकिन जो C डबल डैश का मान है वो तो सेम है ना, 8 बटे 3। अब ये दोनों समांतर क्रम में दिख गए, बस यही समझाना था। आ जाते हैं ज़रा, कौन कौन से समांतर क्रम में है? C डबल डैश, C5 टाइम डैश। समांतर क्रम में है, बोलो इनकी तुल्यधारिता क्या होगी? C इक्वल C डबल डैश प्लस C 1 2 3 4 5। तो C बराबर, C डबल डैश का मान कितना है? 8 बटे 3 प्लस 8 बटे 9, 8 बटे 3 8 बटे 9। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुटअप करिए ज़रा। C इक्वल 8 बटे 3 और 8 बटे 9। C बराबर 9 लास आएगा तो 3 त्रिके 9, तो 3 बार, तो 3 अट्ठे 24, 9 1 के 9, तो 1 अट्ठे 8। तो C बराबर 24 8 32, 32 बटे 9 माइक्रो फैरड। ये बन के तैयार हो जाएगा आपका आंसर, और यही रहेगा फाइनल रिजल्ट। अब आंसर एक बार देखिए ज़रा आपकी नज़रों के सामने, 32 बटे 9 माइक्रो फैरड। तो ये रहा पूरा रिजल्ट। समझ आया होगा, मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर समझा दिया कैसे बना, क्या क्या बना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बड़े मज़ेदार तरीके से समझ आया होगा, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सही क्वेश्चन है, जो मैं मानता हूँ कि ये थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि इससे भी अच्छे मिलेंगे आपको, परेशान ना होइए। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर में रह के। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा व्हीट स्टोन सेतु का। ये आप देख लीजिए जल्दी से। ये रहा चित्र पूरा। आई होप कि ये दिख रहा होगा आसानी से आपको। ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इसमें अब क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि अब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पढ़ाया जाए। अभी तक तो सीरियल थे जहाँ से क्वेश्चन नंबर नहीं है
वहाँ से समझ जाइएगा, जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो सेम सेम टाइप रहेंगे वो शायद छोड़ दिए जाएंगे, पर ये बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढे गए जिससे आपको ज़्यादा भी ना पढ़ने पड़े, क्योंकि 72-75 क्वेश्चन में से आपको 50 या 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत है उतने। तो बेहतर है कि आप उन क्वेश्चनों को पढ़िए जो हर टाइप के हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा समझिए। देखो, इसमें कभी भी आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि ये रियलिटी तो ये है कि ये इसका नहीं है, बशर्ते ये यूज होता है संधारित्रों में भी और प्रतिरोधों में भी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर समझिए जरा, वो क्या कहता है, अगर कोई ये दो साइड में है, इधर समझना, जैसे ऐसे कोई चीज बनी है, ऐसे कोई चीज लगी है संधारित्रों के लिए, ये पूरी व्यवस्था होती है व्हीटस्टोन सेतु की डिजाइन, ठीक है, प्रतिरोधों के लिए होता है। 6वें चैप्टर में आपको पूरी डिटेल्स में इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी बस अर्थे एक बात समझिए, यहाँ पर मान लो कोई P संधारित्र लगा है, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S, और यहाँ पर कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब गरज नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ यदि P/Q का जो रेशियो है वो R/S के हो जाए तो कहेंगे सेतु संतुलित है। बस ये कंडीशन याद रखो। मतलब ये हुआ कि दो इसके इधर हो और बीच वाले के दो इधर लगे हैं, और उनमें से ये कंडीशन फॉलो कि बीच वाले के इधर के दोनों का अनुपात इधर वाले के दोनों के अनुपातों के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा। अब यहां पर समझो, संतुलित होगा तो क्या बात है, यहां पर मैं समझाता हूं। संतुलन की स्थिति में इसको कहते हैं मध्य वाला। मध्य में लगे संधारित्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इसे प्रभावहीन माना जाएगा। अर्थात यह प्रभावहीन होगा। बस ये है कंडीशन, समझो। व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बीच में लगा होगा, दो इस साइड दो इस साइड। अब वो चाहे देखो बीच के दो इस साइड कोई कॉन्सेप्ट है, बस उससे मतलब नहीं कि ये डिजाइन कैसे बनी, ऐसे बनी होगी। तो अगर इधर वालों का रेशियो P और Q का इधर R और S के रेशियो के बराबर आता है तो आप कह देंगे ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलन की स्थिति पता चली। फिर जैसे ही संतुलन की स्थिति आ जाए तो संतुलन की स्थिति में जो बीच में जो चीज़ लगी होती है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और ये कह सकते हो कि ये सीधे के सीधे प्रभावहीन होता है। तो आपको ये वाली एरो दिमाग से हटा कर ही काम करना है, इस एरो को दिमाग में लाएंगे ही नहीं। ठीक, अयुब की ये बातें समझ आई हैं? अगर ये आई हैं तो फिर आगे कॉन्सेप्ट अपने समझ के क्लियर कर दिया हो तो आगे समझो आप जरा। तो बताओ, अगर देखो 2/2 एक, इनका रेशियो 1 आएगा, इनका रेशियो 1 आएगा, तो समझ जाओगे ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ऐसे लिखना, चित्र में ऐसे लिख दो, नाम दे दो इसका C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 और ये C5।
तो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो C1 C2 का रेशियो निकालो, कितना आएगा C1 और C2, तो 2/2 मतलब 1, मतलब 1। वैसे ही C3 C4 का रेशियो निकालो, तो 2/2 मतलब 1, 2/2 मतलब 1। अब ये बताओ, हम लिख सकते हैं ना, चूंकि C1/C2 बराबर C3/C4 बराबर 1 है, अतः यह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। सेतु है, इसलिए बीच का C5 माइक्रोफैरड संधारित्र, सीधे लिख दो फैरड, प्रभावहीन होगा। ये लो, ये चीज़ें बता दी मैंने, ये प्रभावहीन होगा। तो अब इसको दिमाग से पूरी तरह से इरेज कर दो, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ आया, तो ये पूरा प्रभावहीन हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से समझो, मैंने कहा अगर ये प्रभावहीन है तो इसका नया चित्र समझो। इसका नया चित्र कैसे बनाओगे, ऐसे। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और ये वैल्यू जो भी हैं वो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये 2 है, वो भी 2 है, नीचे वाले भी 2 हैं। नाम भी सेम रखने, कोई भी अंतर नहीं करना। इसका नाम C1 है, इसका नाम C3 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C4 है। ये लोग कुछ चित्र ऐसे बन के आएगा। जब इसको हल कर लोगे तो इसके बाद का जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन के आएगी। जब आप कहेंगे कि ये चित्र से जब ये संतुलित हो जाएगा तो प्रभावहीन होगा, ये मतलब प्रभावहीन होगा, तो इसको इरेज कर दो तो कुछ ये वाली लाइन ही ना रहेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम। अब जरा हल करो इस चित्र के हिसाब से। तो अब क्या लिखोगे इसमें, C1 C3 किस क्रम में है, श्रेणी में, एक ही लाइन में है ना ऊपर, और इसमें ये C2 C4 एक ही लाइन में है, तो ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, तो C1 C3 श्रेणी में है, C1 C3 श्रेणी में हैं। तो बताइए जरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C डैश इक्वल 1/C1 1/C3, वैल्यू पुटअप करो तो 1/C डैश, C1 का मान कितना है 2, C2 का मान 2, हर जगह 2 2, तो ये मिलकर बना देगा 1/C डैश। 2 एलसीएम होगा, 1 + 1 मिलकर 2/2, तो 2 1 के 2, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो ऊपर वाले हैं दोनों, उनका हल कितना आएगा 1। अगर मैं इसी तरह लिखूं, सीधे मैं लिख देता हूं ये शॉर्ट में, अब अपने आप समझ लीजिएगा। इसी प्रकार C2, C4 के लिए, तो बताओ इन दोनों का हल आ जाएगा C डबल डैश, वैल्यू क्या लिखेंगे C डबल डैश, वो कितनी आ जाएगी, वो भी 1 माइक्रोफैरड आएगी, क्योंकि अगर ऊपर के दोनों 1 1 मिलकर 2 2 मिलकर 1 बनाए हैं, तो नीचे वाले भी श्रेणी 2 2 मिलकर 1 बना देंगे। अब यहाँ पर समझो ज़रा, जब इसको हल कर लोगे तो इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको ज़रा एक चित्र के हिसाब से फिर से समझो। इसके बाद की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनकर आएगी, वो ज़रा समझिए। ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए,
यहाँ पर आएगा सी डैश, यहाँ पर आएगा सी डबल डैश। वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ऊपर आएगा 1 माइक्रोफैरड, नीचे भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो अब बताओ ज़रा ध्यान से देख के कि सी डैश और सी डबल डैश किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी। ये सी डबल डैश, तो क्या लिखेंगे? सी डैश और सी डबल डैश श्रेणी क्रम में है, सी डैश व सी डबल डैश। सॉरी, समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता कैसे निकालोगे? C बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। आंसर बताइए ज़रा। C बराबर सी डैश की वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, एक एक मिलकर 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। इस ओवरऑल पूरे चित्र का वो धारिता कितनी होगी? 2 माइक्रोफैरड। आयो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, जो चीज़ें थी वो कैसे बनी, चित्र कैसे कैसे बनते जा रहे हैं, ये तक मैं बता रहा हूँ आपको। हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल से मैं समझा रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करते रहिए, सही से पढ़ते रहिए। इसके बाद क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूँ? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, अब समझो सर। इस चित्र को ध्यान से समझो ज़रा। इसमें कुछ संकेत दिया है, ये समझा भी सकता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप इसमें आएंगे तो इस पॉइंट के बाद रास्ते बदल रहे हैं, मतलब ये सिंगल, इसको छोड़ो। ये देखो, इस पॉइंट में आने से पहले केवल एक, इस पॉइंट के बीच केवल ये एक, इस पॉइंट के बीच केवल ये एक। तो मतलब ये तीनों के तीनों किस क्रम में नजर आएंगे आपको बताओ? तीनों अलग अलग रास्तों में नजर आएंगे। तो ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे बताओ? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? सॉरी, समांतर क्रम में। अब पढ़ो, ये 6 2 3 है कि नहीं? 2 6 3, चाहे 6 2 3 बोलो या 2 6 3 बोलो, किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो मेरी बात समझ आ गई होगी, ये समांतर क्रम में है। हल करते हैं इसको। लिखिए जरा, क्या लिखेंगे हम लोग? नाम दे दें? नाम दे दिए जाते हैं। चलो, इसका नाम है C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब ज़रा देखो, C2, C3, C4 समांतर क्रम में, C2, C3, C4 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता तुल्यधारिता बोलो। समांतर क्रम में C डैश कैसे आएगा? C2, C3, C4। हल कर दो इनको तो C डैश, C2 का मान कितना है? 6, C3 का मान 2, C4 का मान 3, तो 6 3 9 तो 11 माइक्रोफैरड। ये आपको समझ आ गया होगा कि इनका 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 हल आ गया 11 माइक्रोफैरड। अब दिमाग लगाओ, ये तीनों के तीनों मिक्स हो गए होंगे, ये तीनों के तीनों मिक्स हो गए होंगे। तो इसका नया चित्र कुछ देखिए ज़रा इधर। इसको जब फर्स्ट टाइम आप हल किए होंगे पहली बार, तो कुछ डिज़ाइन फर्स्ट टाइम, कुछ डिज़ाइन कैसी बनी होगी देखिए ज़रा। ऐसी रही होगी, ये ए से ऐसे चलेंगे, ऐसे। ये एक पॉइंट था और एक मेन पॉइंट ये था। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच ये तीनों लगे थे और ये पॉइंट तो मिक्स हो जाएगा इसी में, तो यहाँ पर लगा देंगे तीनों की जगह में एक।
तो यहाँ से मैं ऐसे लेकर आता हूँ, इस पॉइंट के बीच लगा दिया। अब इसका नाम होगा सी डैश, यहाँ वाले का नाम C1 ही रहेगा, और ये वाली लाइन पूरी इसकी है, देखो इसकी, तो ये पूरी बना दो ऐसे। ये बन गया B, और ये है C5, और ये है C6। C6 वैल्यू पुटअप कर ली जाए, जो जितनी है देखो, C1 की वैल्यू कितनी है 8, C डैश का मान इनका हल कितना है 11, C5 का मान कितना है, ये है C5। चित्र में ही पूरा खेल है, अगर आप चित्र समझदारी के साथ बनाते गए तो मान लो कि ये सारे क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल होगा। C6 का मान कितना है 4। आप समझिए जरा, ये बन गया चित्र। ये जो यहाँ से दो लगे थे, ये तीनों मिलकर C डैश बना दिए। अब देखो जरा, ये C5 C6 समांतर क्रम में नजर आ रहा है, इसका नाम क्या दोगे 5 6, मतलब 5 और 4। देखो आगे, इसी प्रकार 5 व 4 परस्पर समांतर क्रम में है, दिख गया होगा। तो लिखो इसी तरह, क्या लिखोगे C5 व C6 समांतर क्रम में है, इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश C5 C6 जो समांतर में होते हैं उन्हीं को जोड़ना है। C डबल डैश समांतर क्रम में C5 और 6 है, तो 5 का मान है 5, 6 का मान है 4। C5 की वैल्यू है 5, C6 की वैल्यू है 4, तो ये मिला देंगे तो 5 4 9 माइक्रो फैरड बन जाएगा। तो ये C डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब एक नए चित्र को देखो, इसके बाद जो चित्र आएगा, जब इस चित्र को ख्याल से देखिएगा जरूर क्या बन रहा है। देखो जब ये बनेगा तो अब देखो ये दोनों मिक्स होंगे केवल, तो ये अपनी जगह पे रहेंगे। और इनकी जगह पे ये सिंगल आ जाएगा। B और ये A, नाम है C1 C डैश डबल डैश। वैल्यू पुटअप कर लो, कितनी कितनी है देखिए ज़रा। C1 की वैल्यू कितनी 8, C डैश का मान कितना 11, C डबल डैश इनका हल आया है डबल डैश कितना है 9। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक ही लाइन पर तो मिल गए, तो ये किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे C1 C डैश C डबल डैश, C1 C डैश C डबल डैश श्रेणी क्रम में है इनकी तुल्यधारिता बताइए जरा। फॉर्मूला श्रेणी में होता है तो बटे में 1/c इक्वल C1 C डैश C डबल डैश। चलो वैल्यू पुटअप करिए जरा। 1/c1 की वैल्यू कितनी बोलो 8, C डैश का मान कितना है 11, और इसकी वैल्यू 9। अब सबको हल करो, ध्यान से एलसीएम लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ बड़े आसानी से आप समझिए, 8 9 11 का लासा ले लो, 8 गुणे 11 गुणे 9। अब बताओ 8 से 8 खत्म करो तो क्या बचेगा 11 गुणे 9, 11 नहीं 99, तो 99 का गुणा 1 में करो तो 99 आ जाएगा, प्लस इस 11 से इस 11 को खत्म कर दो तो ये कितना आ जाएगा बताओ ज़रा ध्यान से। इसका गुणा हो जाएगा 9 ठी 72, 72 के 72, 9 से इस 9 को खत्म करो तो 11 ठी 88, 88 के 88। अगर सही से देखा जाए तो इनको जोड़ो तो 8 2 10 9
19 के 9 हासिल आ गए 1, और 8 7 15, 15 और 9 24, 24 1 25, 259 ऊपर। नीचे जब गुणा करोगे तो इनका गुणा आ जाएगा 792। मुझे तो पता है ना, मैं आंसर देख के यहाँ से देख ले रहा हूँ 792, क्योंकि 259 तो नीचे तो 792 आना ही आना है। अब अगर इसको 1/c का मान 259/792 अपोजिट कर दोगे तो इनका भी उल्टा कर दो। देखो एक सी नीचे था, अगर ये ऊपर गया तो नीचे वाला ऊपर इधर भी भेज दो, ये माइक्रो फैरड, और यही होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। आइयो कि ये तरकीब बड़े आसानी समझ भी आ गई होगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ये रहा स्टेप कि इसके बाद ऐसे बनेगा चित्र, जब एक बार हल करोगे सेकंड टाइम ऐसे बनेगा और लास्ट टाइम खत्म हो जाएगा। आइयो कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी समझ आए होंगे, जो मैंने 40 तक बताए हैं। बड़ी मेहनत कराई जाती है और आप भी अपने पास खुद के लिए खूब ढेर सारी मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी लेवल पे पहुंचने है बड़े आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, हर लोगों से हट के पढ़ाई करनी पड़ती है। अपने कोई भी काम है उसे दिल लगाकर करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप मन लगाकर पढ़ते रहें, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे टाइमिंग बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन दिखते हैं उनसे घबराए नहीं, धीरे धीरे हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ सीधे अगर ज़मीन पे है तो सीधे आसमान पर नहीं पहुंचते, सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे वहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे हम लोग। सीधे आसमान का मतलब सीधे आसमान पे नहीं है ना, बहुत दूर जाना है वो तो रुक जाओ, अभी ना जाओ। ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए।